दोस्तों दोस्तों तो आज पढ़ने वाले सेल और सेल की अपनी दूसरी क्लास है दोस्तों। और देखिएगा कि सेल में अभी हम जो कि इससे पहले क्लास ली थी उसमें हमने समझा था, बेसिक समझा था कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी के बारे में हमने बताया था, बायोलॉजी के जनक वगैरह 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 कई सारी हमने चीज़ें बताई थी, जो भी लगभग 15 से 20 मिनट की वीडियो थी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो भी देख सकते हैं। अगर वो नहीं देख कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ से भी समझ में आने वाला है, क्योंकि जो सेल पढ़ाने वाले हैं बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। और सेल थोड़ा न लंबा चैप्टर है, थोड़ा ज़्यादा, तो हम इसमें सिर्फ सेल के बारे में पढ़ेंगे और सेल के कोशिकांगों के बारे में पढ़ेंगे सिर्फ। इसके बाद अगला चैप्टर होगा वो भी सेल से ही संबंधित होगा। तो मतलब अगली क्लास होगी वो भी सेल से होगी, क्योंकि एक बबुआ ये सेल है ना, वो चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है ना। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले हम शुरुआत करते थे कुछ सेल, कोशिका। क्यों पढ़ रहे कोशिका? कोशिका जो होती है वो हमारे शरीर की मूलभूत इकाई होती है। समझना क्या होती है? कोशिका हमारे शरीर की मूलभूत इकाई होती है। जो हमारा शरीर है वो कोशिकाओं से ही मिलकर बना होता है। हमारा पूरा शरीर, ये भी जो देख रहे हैं, ये भी किससे मिलकर बनी है? हमारी जो स्किन है वो भी सभी स्किन हो, कुछ भी हो सकता है, हमारी जो सभी हेयर वॉल वगैरह हो, स्किन कुछ भी हो सकता है, आँख नाक कान गला, जो सब कुछ जो है हमारे अंदर के पार्ट्स हो या बाहरी पार्ट्स हो, सभी किससे बनी होती है? एक सेल से बनी होती है। कई सारी सेलों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर समझते कई सारे सेलों से मिलकर बने होते हैं। तो कई सारी जो सेल होती हैं, कई सारी सेल मिलकर क्या बनाती हैं? कई सारी सेल होती हैं, वो सारी सेलें मिलकर बनाती हैं टिश्यू। क्या बनाती है? हिंदी में लिखता हूँ, कई सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? ऊतक। समझना, कई सारी कोशिकाएं मिली तो क्या बनाया? ऊतक। और कई सारे ऊतक मिले तो क्या बनाया? कई सारे ऊतक मिले तो क्या बना? अंग। कई सारे ऊतक मिले तो क्या बना? अंग। और कई सारे अंग मिले तो क्या बना? अंग तंत्र। अंग तंत्र। और कई सारे अंग तंत्र मिलकर क्या बनेगा? शरीर। कई सारे अंग तंत्र मिले तो फिर क्या बना? एक शरीर बना, एक ह्यूमन बॉडी बनी। या फिर ह्यूमन बॉडी क्या है? मतलब जंतु एक कंप्लीटली बन चुका है। कब? कई सारी कोशिकाएं मिली, और कोशिकाएं मिलने के बाद कई सारे ऊतक मिले, और कई सारे ऊतक के बाद अंग बने, और कई सारे अंग मिले तो अंग तंत्र बना और शरीर बना। हम इसको इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे कि एक साधारण सिंपल भाषा में समझते हैं। देखिएगा, जैसे कि एक घर होता है, समझ रहे? घर होता है, घर से हम कह सकते हैं कि एक घर, मतलब हम एकदम समझते जैसे कि घर होता है एक, और वैसे ही हम समझते हैं कि ये हमारा शरीर है, पूरे एक घर है। समझ रहे हो? और सबसे घर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है जानते हो? ईंट होती है। तो बस ईंट, तो कहीं से ऐसे समझ सकते हैं, कई सारी ईंटें मिलकर क्या बनाती हैं? कई सारे ईंटें मिला के तुम क्या बनेगी? दीवार बनेगी। बिल्कुल सही बात है कि कई सारे ईंटें मिलकर क्या बनाती हैं? दीवार का निर्माण करती हैं। बिल्कुल क्लियर। कई सारे ईंटें मिली तो क्या बना? दीवार। और कई सारी दीवारें मिला दे तो क्या बनेगा? कमरा, या रूम बोले तो क्या बनेगा? एक कमरा बन जाएगा। कहीं सारी दीवारें मिला दें तो कमरा बनेगा, और कहीं सारे हम कमरे मिला दें तो क्या बनेगा? घर। बोलो, सिंपल समझ में आया कि नहीं आया? ईंटें मिली तो दीवार बनी, और दीवार है, कई सारी दीवार मिली तो कमरा, कई सारे कमरे मिलेकर तो क्या बना? घर। बस उसी प्रकार शरीर की प्रक्रिया है, हमारी बॉडी की प्रक्रिया है कि कई सारी कोशिका मिलकर ऊतक बना, कई सारे ऊतक मिलकर अंग बने, और कई सारे अंग मिलकर अंग तंत्र, फिर शरीर बना। समझ गए? ठीक है, अब देखो, अब शुरुआत करते हैं कोशिका की। अब हम पढ़ेंगे कोशिका को। ठीक है, अब देखो, सेल, कोशिका, इसका नाम है साइटो। मतलब इसका टेक्निकल नाम क्या है? साइंटिफिक नाम क्या है इसका? साइंटिफिक नाम बोले, टेक्निकल नाम बोले, क्या है इसका? साइटो नाम है। किसका? कोशिका का। ठीक है, किसका? कोशिका का साइटो नाम टेक्निकल। दूसरा, इसके अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। हम साइटोलॉजी पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ रहे हैं? साइटोलॉजी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि हाँ, हम साइटोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम पूरी कोशिका के बारे में जानकारी पढ़ रहे हैं, तो बस साइटोलॉजी। ठीक है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है प्रकार। ये भी कोशिका भी दो टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक होती है और यूकैरियोटिक होती है। कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। हम इस वीडियो में नहीं बताएंगे आपको प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है। हम आपको सिर्फ बता रहे हैं इतना कि दो सिर्फ कोशिकाएं जो होती है दो प्रकार की होती है। वो अगली क्लास होगी, इसमें हम बताएंगे आपको यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, दोनों में अंतर बताएंगे, डिफरेंट क्या क्या होता है। ठीक है, इसके प्रकार दो होते हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। दूसरी है कि इसकी खोज या जनक। इसकी खोज पूछी जाए, जनक पूछा जाए कि इसकी खोजकर्ता कौन है या जनक कौन है, तो इसके रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट है जिन्होंने माइक्रोस्कोप के द्वारा रॉबर्ट हुक ने 1665 में खोज की थी कोशिका की।
1665 में किसने खोज की थी? रॉबर्ट हुक ने खोज की थी। एक कोशिका की खोज की थी, मतलब या हम ऐसे कहें डेड सेल की बात करें, या सिर्फ कुछ सिंपल भाषा में पूछे कि कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक। या हम ऐसे पूछे कि डेड सेल की खोज किसने की, फिर भी रॉबर्ट हुक, क्योंकि इन्होंने लिविंग सेल की या फिर जीवित सेल की खोज नहीं की थी। जो टाइम जीवित सेल की जो खोज की थी वो की थी एंटोनियो वॉन लीeuwenhoek ने। ये मैंने लिख रखा है, इसीलिए लिख रखा है जिससे आपका जो टाइम बचे और हमारा भी टाइम बचे। सबसे ज्यादा कि वीडियो लंबी हो जाएगी, क्लास भी थोड़ी लंबी हो जाएगी और उतनी चीजें कवर नहीं हो पाएंगी, तो बस उसी को देखते हुए हमने पहले से लिख रखा है, ठीक है। जीवित कोशिका की खोज, लिविंग सेल की खोज किसने की थी? एंटोनियो वॉन लीeuwenhoek ने। ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने की थी जीवित कोशिका की खोज की थी, ठीक है। तो डेड सेल की पूछी जाए तो रॉबर्ट हुक आएगा, लिविंग सेल की पूछी जाए तो वह रॉबर्ट हुक ना करके आएगा, एंटोनियो वॉन लीeuwenhoek आएगा। सिर्फ कोशिका की पूछी जाए, ओवरऑल सेल की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक आ जाएगा, ठीक है। अगले देखो, कोशिका सिद्धांत किसने दिए थे? स्लाइडेन और स्वान, दो वैज्ञानिक थे, स्लाइडेन और स्वान, दो साइंटिस्ट, स्लाइडेन और स्वान जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। क्या सिद्धांत दिया? इन्होंने कहा था कि जो हमारा पूरा जो शरीर है, या मानव शरीर बोले, जंतुओं का शरीर बोले, जो पूरा शरीर है वो किससे मिलकर बनाता है? वो कोशिका से। हर एक कोश, कई सारी कोशिका मिलकर शरीर का निर्माण करती हैं। तो हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बनाया है। ये किसने बताया था? इस स्लाइडेन और स्वान ने। ये स्लाइडेन और स्वान दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने बता दिया था, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं। दो वैज्ञानिक थे, स्लाइडेन और स्वान, इन्होंने बताया था कि हमारा जो शरीर है कोशिकाओं से मिलकर बना है, ये सिद्धांत दे दिया था इन्होंने, ठीक। अगला देखो, दुनिया की सबसे छोटी कोशिका, दुनिया की सबसे छोटी कोशिका, ओवरऑल दुनिया की बात करें कि पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में सबसे छोटी कोशिका कौन सी सेल? माइकोप्लाज्मा। कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका, दुनिया की सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। दुनिया की सबसे छोटी कौन सी कोशिका है? माइकोप्लाज्मा है, ठीक है। अब दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका बात करें, शुतुरमुर्ग के अंडे की है। दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका जो है शुतुरमुर्ग के अंडे की है। समझ रहे किसकी है? आप बोलो। शुतुरमुर्ग के अंडे की है सबसे बड़ी कोशिका, ठीक है। ध्यान रखना, अंडा भी उसका बहुत बड़ा होता है, लगभग उस एक अंडे से 12 आदमियों की ऑमलेट बन सकती है। मानव में छोटी सेल कौन सी? अब देखो, मानव में सबसे छोटी कोशिका, ओवरऑल दुनिया की बात करिए, दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका की पूछी जाए तो कौन सी हो जाएगी? शुतुरमुर्ग के अंडे। सबसे छोटी पूछी जाए माइकोप्लाज्मा की हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, मानव की ही बात करें, हम खुद की बात करें, एक इंसान की बात करें, मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो मानव में सबसे छोटी कोशिका होती है स्पर्म की, शुक्राणु की, मेल के शुक्राणु की। समझ रहे किसकी? मेल के शुक्राणु की, मेल के स्पर्म की सबसे छोटी कोशिका होती है। अगर हम सबसे मानव में सबसे बड़ी कोशिका की बात करें, सबसे बड़ी कोशिका की बात करें, सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु की, फीमेल के अंडाणु, ओवम की। ओवम जो होता है फीमेल का, उसकी होती है सबसे बड़ी सेल। सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है? मानव में सबसे बड़ी सेल की बात करें तो कौन सी हो जाएगी? ओवम की हो जाएगी, मानव में सबसे बड़ी सेल, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, मानव में लंबी सेल, मतलब लंबी सेल, या पर बड़ी की बात कर रहे थे, लंबी की बात कर रहे थे। लंबी बड़ी में फर्क ये होता है, जैसे कि हम बोले कि लाल के लाल बड़ा है और कुतुब मीनार कैसी है? लंबी। तो ये फर्क होता है लंबे और बड़े में, ठीक है। अब देखो, मानव में लंबी सेल क्या? मानव में लंबी सेल न्यूरॉन, तंत्रिका तंत्र की। किसकी? तंत्रिका तंत्र की। मानव में लंबी सेल होती है न्यूरॉन की, ठीक है। हिंदी बोलते हैं तंत्रिका तंत्र, कोशिका का, ठीक है। अब देखो थर्ड पॉइंट है तेज विभाजन। सबसे तेज विभाजन क्या होता है? हम अभी अगली जो क्लासेस चलेगी हम उसमें कवर भी कर देंगे आपको कि सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन किस प्रकार होता है, कितने प्रकार का होता है, सब कुछ, ठीक है। तेज विभाजन मतलब ये है कि शरीर में सबसे जल्दी कोशिका का जो वो होता है विभाजन होता है, सबसे जल्दी कहाँ पर होता है? तो वो होता है लीवर में। कहाँ पर होता है? हमारी जो लीवर होती है, वो हमारी जो लीवर होती है उसमें क्या होता है? कोशिका का विभाजन होता है। और होता तो है, सभी जगह होता है, सिर्फ न्यूरॉन में नहीं होता है। अभी लिखा है विभाजन रहित क्षेत्र कौन सा है? न्यूरॉन। न्यूरॉन में हमारे जो न्यूरॉन होता है मस्तिष्क में जो होता है, वहाँ पर कोशिका विभाजन बिल्कुल नहीं होता है। मतलब जहाँ पर कोशिका मृत हो जाती है, जहाँ पर डेड हो जाती है कोशिका, वहाँ पर दूसरी कोशिका जन्म नहीं लेती है, मतलब उस कोशिका से दूसरी कोशिका का निर्माण नहीं होता है न्यूरॉन में। तो तेज विभाजन कहां पर होता है? लीवर में। जो लीवर होती है वहां पर समझा तेज विभाजन होता है। अगर हमारी लीवर कट भी जाती है तो हमारे लीवर की जो कोशिका होती है जल्दी करके क्या होती है? उस लीवर को पूरा कंप्लीटली बना देती है। यही हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है, अगर हम इसको दान भी कर देते हैं ना लीवर को, तो पता है वो दोबारा से आ जाती है। मतलब लीवर कट भी जाता है तो दोबारा लीवर उग जाता है, और कोई अंग नहीं ऐसा कि इसको, ठीक है। तो तेज विभाजन का आपको तो लीवर में होता है, लीवर जल्दी से हमारा रिकवर हो जाता है अगर कटने के बाद, ठीक है। अब विभाजन रहित क्षेत्र न्यूरॉन है। न्यूरॉन जो होता है तंत्रिका तंत्र, यहाँ पर विभाजन नहीं होता है, कोशिका का विभाजन नहीं होता है, समझ रहे। अगर कोई हमारे यहाँ पर
चोट लग जाती है, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर कहीं पर चोट लग जाती है, चोट लगने का अगर घाव हो गया और गड्ढा हो गया वहाँ पर, तो वहाँ पर क्या होगा, कोई यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर न्यूरॉन तो है नहीं है, तो क्या पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोश का विभाजन होगा, मतलब जो एक कोश का होगी और उसी कोश का जो एक कोश का जो एक कोश का होगी वो दूसरे अपने से दो कोश का निर्माण करेगी, और वो कोश का निर्माण करेगी यहाँ पर भेज देगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो गड्ढा होगा वो कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, मतलब एक जिस सेम हो जाएगा, कुछ समय बाद वैसा एकदम जैसा था वैसा ही हो जाएगा। तो वहाँ पर क्या होता है, कोश का विभाजन होने की वजह से वैसा ही हो जाएगा। लेकिन जो न्यूरॉन है, जो अगर मस्तिष्क में, जैसे कि जो लोग, जैसे कि पुलिस वाले बोलते हैं कि हेलमेट लगा हुआ है, तो बोलते हैं कि नियम है कि हेलमेट लगाकर गाड़ी चलानी चाहिए। वो क्यों बोलते हैं, सीधी सी बात यह है कि अगर हमारे मस्तिष्क में चोट लग जाती है, जैसे कि थोड़ी बहुत चोट मार दो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी ज़्यादा मार दो फिर भी कोई दिक्कत, जो खोपड़ियाँ है, हमारी जो खोपड़ियाँ है, अगर इसके अंदर ज़्यादा चोट मार दूँ, इसके अंदर की अगर जो हमारी कोशिकाएं हैं इसके अंदर की अगर वो डेड हो गई, तो बस वो डेड हो गई, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, व्यक्ति की तुरंत मृत्यु हो जाएगी, अगर वो डेड हो गई तब। तो क्यों, क्योंकि न्यूरॉन जो होता है वहाँ पर कोशिका का विभाजन होता ही नहीं है, समझ रहे, वहाँ पर क्या नहीं होता, वहाँ पर कोशिका का विभाजन बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है, वहाँ पर कोश का विभाजन नहीं होता। इसीलिए हम कहते हैं कि, इसीलिए हम कहते हैं, सभी लोग कहते हैं, पुलिस वाले कहते हैं कि हेलमेट लगाकर चलो, क्योंकि अगर यहाँ पर लग गए ना उनको तो बहुत दिक्कत हो जाती है, दिक्कत ही हो जाती है कि जान भी जा सकती है, ठीक है, ठीक है। तो देखो इसीलिए बोलते हैं, जो विभाजन, राइट, विभाजन कहाँ पर नहीं होता है, न्यूरॉन में विभाजन नहीं होता है, ठीक है। तो ये आप इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। करें दोस्तों, कोशिका की कोशिकांग कौन सी होती है, कोशिका की कोशिकांग। अब देखो पहला है कोशिका झिल्ली, कैसे होता है, कोशिका झिल्ली। अब देखो ये कोशिका झिल्ली होती है किसमें होती है, ये कोशिका झिल्ली होती है, ये जंतु एवं पादप दोनों में पाई जाती है, हम हो या फिर पौधे हो, उन सभी में दोनों में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कोशिका झिल्ली समझ रहे हैं, कोशिका झिल्ली कैसी होती है, मान लेते हैं कि कोशिका झिल्ली और दूसरी अपनी है कोशिका भित्ति। अब देखो ये कोशिका झिल्ली जो होती है जंतु में और पादप, मतलब जंतु और पादप दोनों में पाई जाती है कोशिका भित्ति, ठीक है। अब देखो ये लिपिड की बनी होती है, जो बनी होती है कोशिका भित्ति लिपिड की बनी होती है, और लिपिड में क्या पाया, लिपिड में कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं और प्रोटीन भी होती है लिपिड के अंदर। दूसरा है पदार्थों का निर्धारण करना, मतलब ये जो ये सेल वॉल होती है, सॉरी सेल वॉल नहीं, ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है, कोशिका झिल्ली जो होती है वो क्या करती है, ये पदार्थों का, मतलब ये कोशिका के अंदर कौन सा पदार्थ आएगा, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट क्या आएगा कोशिका के अंदर, कुछ ही पदार्थ, ऐसा नहीं है कि सभी कुछ हो, कौन सा पदार्थ आएगा कोशिका के अंदर, ये सेल मेम्ब्रेन तय करती है कि हम इसको जाने दें या न जाने दें। मतलब कोशिका झिल्ली वहीं से रोक देगी, अरे दूर हो जाओ, तुम नहीं आ सकते मेरे अंदर। अगर कुछ बाहर से अंदर भी आ रहा होगा पदार्थ, बाहर से सॉरी अंदर से बाहर आ रहा होगा पदार्थ, उसको भी रोक देगी कौन, ये मेम्ब्रेन, जो झिल्ली में जो कोशिका झिल्ली होती है, ये अंदर से बाहर जा रहा हो या बाहर से अंदर आ रहा हो, उन पदार्थों का निर्धारण कौन करती है, कोशिका झिल्ली निर्धारण करती है। जैसे कि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, जो कोरोना भी है ना, ये जो कोशिका है वो इस डायरेक्ट जो सेल है इसके डायरेक्ट, मतलब जो जैसे ये कोशिका झिल्ली है, ये कोशिका झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर इसको सीधा ऐसे करके नहीं जा सकता, क्योंकि जो कोरोना है ये इसको ये सेल मेम्ब्रेन है, इसको अंदर नहीं जाने देती, लेकिन ये रिसेप्टर जो लगे होते हैं उसके द्वारा जाती है कोशिका, उसके द्वारा कोरोना अंदर चला जाता है कोशिका के अंदर, तभी बीमारी फैलती नहीं, वरना ये अंदर भी नहीं जाएगा, ठीक है, उसको अंदर भी जाने नहीं देती कोशिका जो अपनी होती है, ठीक है। तो देखो पदार्थों को निर्धारित करता, अब यह अर्धपारगम्य होती है। अर्धपारगम्य का मतलब ये है कि इसके हम आर पार देख सकते हैं, ये बिल्कुल पन्नी की तरह, जैसे कि हम बाजार जाते हैं ना, पॉलीथीन होती है, बस उसी की तरह होती है, अगर बाजार जाते हैं पॉलीथीन होती है, मतलब, और इसी के अंदर, इसी कोशिका झिल्ली के अंदर सभी कोशिकांग होते हैं, कोशिका झिल्ली होती है, इसी के अंदर जितने भी कोशिकांग हैं वो सभी इसी कोशिका झिल्ली के अंदर होते हैं, सभी इसी के अंदर होते हैं। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, लाइसोसोम जो भी कोल्जी का गोडी वगैरह, केंद्र केंद्र वगैरह सब कुछ होता है वो कोशिका झिल्ली के अंदर ही पाया जाता है, इसी कोशिका के अंदर आता है। अब देखो जैसे कि हम बाजार में जाते हैं, एक पॉलिथीन, हमने कुछ सब्जी वगैरह ठेला पे पहुंचे, हमने क्या कुछ टमाटर, आलू वगैरह, भिंडी वगैरह जो भी है, धनिया वगैरह, मिर्च वगैरह जो भी है, कुछ रख दिया उसी में और टांग लिया, ठीक है। अब उसको पकड़ लिया, बस वैसे ही कोशिका मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन, उसको पकड़ लिया। अब थोड़ा वजन ठीक है चल जाएगा, अगर लेकिन अगर उसमें सामान ज़्यादा ले लिया आपने तो क्या होगा, वो थैली को डबल कर देगा, दोहरी झिल्ली, मतलब दो झिल्ली हो जाएंगी तो दोहरी झिल्ली, डबल कर देगा, तो बस डबल कर देगा तो बड़ी होगी, सामान बढ़ जाएगा तो थैली भी बढ़ जाएगी, समझ रहे हो। तो बस वैसे ही ये कोशिका भित्ति है, ये क्या है, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति केवल पादपों में पाई जाती है, क्योंकि इससे जंतु कोशिका थोड़ी छोटी होती है और जो पादप कोशिका होती है थोड़ी बड़ी होती है। तो पादप कोशिका में क्या पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, और इसमें सेल मेम्ब्रेन भी होती है। लेकिन जंतुओं में जो होती है
भित्ति कतई नहीं पाई जाती, सेल वॉल पाई नहीं जाती, समझ रहे हो ना। तो केवल पादपों में पाई जाती है कोशिका भित्ति, ठीक है। ये सेलुलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति जो होती है सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज होता है जो कपड़ों में पाया जाता है। जैसे हमारे जो कपड़ा है ये भी किससे बना है? सेलुलोज से बना है। हमारे जो कागज है वो भी किससे बना है? क्योंकि वो कागज है वो भी लकड़ी से बनता है। लकड़ी में क्या पाया जाता है? लकड़ी में सेलुलोज पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है, तो बस उसी में ये भी होती है। दूसरा है यह आकार और आकृति बनाए रखता है। ये जो कोशिका का क्या कार्य करता है? जो सेलुलोज मतलब जो है सेल वॉल है, ये क्या करती है? सेल वॉल जो होती है क्या करती है? ये सेल वॉल है जो पादप होते हैं उनका आकार बनाकर रखती है, और आकृति और आकार दोनों को बनाए रखता है ये सेल, मतलब ये सेल वॉल कोशिका भित्ति। नेक्स्ट है जीवाणु की पेप्टिडोगल्केन की बनी होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जीवाणु की बात कर रहे हैं हम। जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टिडोगल्केन की बनी होती है, जीवाणु की, ठीक है। और कवक की बनी होती है काइटिन की। कवक की किसकी बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति जो होती है किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। पादपों की किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। जितने भी पेड़ पौधे हैं सभी की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। अब देखो कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? कोशिका भित्ति इसके ऊपर पाई जाती है, मतलब सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पाई जाती है कोशिका भित्ति, समझ रहे हैं ना। कोशिका भित्ति किसके ऊपर पाई जाती है? इसके ऊपर पाई जाती है। ये कोशिका भित्ति क्या क्या कार्य होता है? कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य ये होता है कि जो कोशिका होती है उसकी आकृति एवं आकार को बनाए रखती है। किस प्रकार का आकार होगा ये कोशिका भित्ति की तय करती है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब थर्ड पे माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया है। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया एक नाम है सूत्र कणिका। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं सूत्र कणिका। इंग्लिश में बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, इंग्लिश में माइटोकॉन्ड्रिया ही बोलते हैं, और इसको हिंदी में बोलते हैं सूत्र कणिका। इसकी खोज की थी अल्टमैन नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने, हाँ इसकी मैंने डेट नहीं लिखी क्योंकि डेट एग्जाम में नहीं पूछी जाती, ज़्यादा महत्वपूर्ण भी नहीं है डेट है, समझ रहे हो। तो इसकी खोज किसने की थी? अल्टमैन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने, समझो। इसको कहते हैं कोशिका का पावर हाउस ऑफ सेल। क्या कहते हैं? ऊर्जा का भंडार गृह या ऊर्जा का घर किसे कहते हैं? कोशिका के ऊर्जा घर किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। जैसे ये कोशिका है, यहाँ पर इसे, हाँ चलो गोला ही बना दे रहा हूँ, यहाँ पर एम से दर्शाया है माइटोकॉन्ड्रिया को। इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कोशिका का ऊर्जा गृह, पावर हाउस, समझ रहे हो, ऊर्जा का गृह या पावर हाउस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि क्रेब्स चक्कर, ये क्रेब्स चक्कर, क्रेब्स नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने की थी इसकी खोज, तो उन्हीं के नाम से रख दी क्रेब्स चक्कर। जो हमारा जैसे कि जो हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है वो ब्लड को हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन को ले जाता है, ऑक्सीजन को ले जाता है, ऑक्सीजन को ले जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के पास। जो हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन को ले जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के पास, जहाँ पर चलेगा क्रेब्स चक्र। और जैसे ही क्रेब्स चक्र चलता है, जैसे क्रेब्स चक्र चलेगा तो वहाँ पर होता है 38 ATP ऊर्जा जो होती है वो निकलती है, 38 ATP। जब 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है तो वहाँ पर क्या निकलता है? ग्लूकोज मिलता है। ग्लूकोज क्या होते हैं? ऊर्जा ही होती है, ऊर्जा ही होती है। तो ग्लूकोज निकलता है, तो बस उसीलिए हम क्या कहते हैं? इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को ध्यान रखना, ठीक है। और एक आंतरिक दीवारों की कृष्टि कहती है, मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसके अंदर की दीवार होती है, ये अंदर की दीवारें जो होंगी इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आंतरिक जो दीवार होती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्रिस्टी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट अपना गोल्जी बॉडी, कैमिलो गोल्जी एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसकी खोज की थी, तो उन्हीं के नाम पर है कैमिलो गोल्जी। अब गोल्जी बॉडी बोले या गोल्जी काय बोले, एक ही है। गोल्जी बॉडी बोले या गोल्जी काय बोले या कैमिलो गोल्जी, समझ ना, तीनों एक ही है। ये परिवहन का कार्य करता है, मतलब जैसे समझिएगा कि जैसे कि देखिएगा ऊर्जा बहुत, जैसे कि हम अभी आपको बता रहे हैं, अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो हम इसमें सबसे ज़्यादा जीव का यूज हो रहा है ना, जीव के भी तो यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम जैसे कोई कार्य कर रहे हैं तो एक ही हाथ का कार्य, एक ही हाथ का यूज हो रहा है, तो बस ये परिवहन का कार्य करता है। ऊर्जा का प्रोटीन किसको चाहिए, कार्बोहाइड्रेट किसको चाहिए, कौन तय करता है? ये गोल्जी बॉडी जो होता है ये ले जाता है वहाँ पर। जैसे कि इस हाथ को ज़्यादा काम, इस हाथ का ज़्यादा काम यूज हो रहा है, तो इस हाथ में थकने का काम, मतलब ये हाथ थकने वाला है, तो क्या होगा? इसको ऊर्जा चाहिए, इस हाथ को, इस हैंड को क्या चाहिए? इस हाथ की जो कोशिका उनको क्या चाहिए? ऊष्मा चाहिए, सॉरी ऊष्मा नहीं, ऊर्जा चाहिए, क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? वो एनर्जी ले जाएगा गोल्जी बॉडी ले जाएगा भाई, एनर्जी परिवहन करके ये क्या करेगा? ये गोल्जी बॉडी जो ले जाएगा, क्या ले जाएगा?
ऊर्जा ले जाएगा और उसको देगा। चलो ठीक है। वैसे हम जैसे हम आपको पढ़ा रहे थे जीव का यूज हो रहा है, जो जीव है इसको क्या है धीमे धीमे इसकी स्पीड कम होती जाएगी, मतलब इसकी ऊर्जा खत्म होती, ऊर्जा खत्म होगी तो पता चलेगा गोल्जी बॉडी को भी, गोल्जी बॉडी पता चलेगा अरे वहाँ पर ऊर्जा कम हो रही है, चलो ये ले जाएगा, ये एनर्जी ले जाएगा परिवहन करके, ये क्या करेगा, ये परिवहन का कार्य करता है, वहाँ पर ये एनर्जी ले जाएगा। चलो ये ले, चलो ठीक है आप लोग बोलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये गोल्जी बॉडी जो होता है वो क्या करता है, हमारे पूरे शरीर का मेंटेन रखता है कि समान ऊर्जा बनी रहे पूरे शरीर में। ऐसा नहीं होगा कि हमारा, ऐसा नहीं होगा कि एक ही चीज़ समझने से हमारी कोई भी एक ही चीज़ थक जाए और हमारा पूरा शरीर सही के हमारे ये हाथ थक चुका है और पूरा शरीर बिल्कुल बॉडी सही है। तो गोल्जी बॉडी जो होता है वो पूरे शरीर पर क्या करता है, परिवहन का कार्य करता है, जो भी चीज़ चाहिए उसको वो दे देता है। ठीक, कौन देता है, गोल्जी बॉडी देता है, ध्यान रखना। ठीक है। अब नेक्स्ट है रसदानी बक्यूल्स, ये जल संग्रह करता है, इसमें जो एक क्या करता है पानी का जल संग्रह किया जाता है। ये बोकुल अपने जो जंतु के होते हैं वो छोटे होते हैं, जो पादपों होते हैं वो बड़े होते हैं, वो ज़्यादा जल का संग्रहण कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो होते हैं रसदानी जो होती है, रसदानी जैसे हम बीच दर्शाया यहाँ पर वोक्यूल्स, इसे क्या बोलते हैं, ये जो करती है जल का संग्रहण किया जाता है, इसके अंदर ये क्या करता है, जल संग्रह करता है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो तारक का है सेंट्रोसोम, इंग्लिश में बोलते हैं तारक, सेंट्रोसोम हिंदी बोलते तारक का है। इसकी खोज की थी बोवेरी नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसकी खोज की थी। ये क्या कार्य करते हैं, इसका बहुत मेन रोल है। अगर ये ना होता तो अगर ये तारक का ना होता, मतलब ये सेंट्रोसोम ना होता हमारी बॉडी में, तो पता है क्या होता, अगर हम कहीं पर हमारे चोट लग जाती और वहाँ पर अगर घाव हो जाता, अगर घाव होने के बाद वो घाव सही नहीं होता, जैसा घाव है वैसा का वैसा गड्ढा हो जाता, जितना नीचे जितना औड़ा गड्ढा होता बस उतना ही बना रहता, वो पूर्ति उसकी क्षतिपूर्ति कौन करता है, इस सेंट्रोसोम करता है, कोशिका को विभाजन करता है। रह पर गड्ढा वगैरह तो क्या करता है, वो जल्दी जल्दी क्या करता है, कोश को विभाजन करता है, जल्दी जल्दी कोश को विभाजन करेगा, पूर्ति भरपूर्ति कर देगा, सीधी सी बात जी। तो कोश का विभाजन का कार्य कौन करता है, तारक का कार्य करता है कोश का विभाजन का कार्य। मतलब एक कोश का कोई होती है जो एक कोश का अपने से अलग हो जाती है, अपने से मतलब कोश का अपने से अलग होकर दो कोश का निर्माण, एक और कोश का दो कोश का निर्माण कर देती है। वो पर क्या होता है, जो जगह खाली होती है वो भर जाती है। तो वो क्या करता है, कोश का विभाजन करता है। कौन करता है, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का मुख्य कार्य क्या है, कोशिका का विभाजन करना। इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज बेवोरी नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने की थी। ठीक है। नेक्स्ट ज्यादा लीवर, मतलब ये कोश का जो सबसे ज्यादा तारक का सेंट्रोसोम कहाँ पर, जो जहाँ पे ज्यादा सेंट्रोसोम होगा वहां पर ज्यादा, देखो जहाँ पर ज्यादा सेंट्रोसोम होगा सीधी सी वजह पर ज्यादा सेंट्रोसोम है वहां पर क्या होगा, ज्यादा कोश का ज्यादा विभाजन होगा, वहां पर कोश का ज्यादा विभाजन करेगी। जहाँ पर सेंट्रोसोम कम होगा वहां पर कम हो, जहाँ पर बिल्कुल ही नहीं होगा वहां पर बिल्कुल नहीं। तो सबसे ज्यादा सेंट्रोसोम जो होता है वो कहाँ पर पाया जाता है, हमारे लीवर में होता है। क्यों, क्योंकि अपन लीवर कट फट भी जाती है तो वहाँ पर लीवर का निर्माण जल्दी से तुरंत हो जाता है, रिसाइकल जल्दी रिबल कर देती है अपना। ठीक है। और ना के बराबर मतलब पाई नहीं जाता। न्यूरॉन ब्रेन में जो तंत्रिका तंत्र जो तंत्रिका कोशिका होती है ब्रेन में, ब्रेन की तंत्रिका कोशिका में सेंट्रोसोम पाया नहीं जाता। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर क्या होता है, कोश का विभाजन बिल्कुल ही नहीं होता है। समझ, वहां पर क्या नहीं होता, कोश का विभाजन नहीं होता। जैसे कि हाँ, जब वहां पर कोश का नहीं, लेकिन आपने सुना होगा ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन कैंसर सुनी होगी आपने। और कैंसर भी कोई नहीं है, जो कैंसर होती है वो कैंसर क्या होती है, कैंसर बनने के कारण उस जगह जिस जगह पे कैंसर हो जाती है वहां पर क्या होता है, सेंट्रोसोम ज्यादा हो जाता है। और जैसे ज्यादा सेंट्रोसोम होता है तो वहां पर क्या होता है, कोश का विभाजन जल्दी जल्दी से होने लगता है। और जल्दी जल्दी से जैसे ही सेंट्रोसोम की मात्रा बढ़ जाती है तो कोश का विभाजन भी जल्दी से होगा, और जल्दी से कोश का विभाजन होगा जल्दी से फैलेगा हमारी बॉडी में। तो बस वैसे ही कैंसर का जो होता है, वैसे ही कैंसर बढ़ती जाती है जल्दी से जल्दी। तो अगर ट्यूमर, ब्रेन कैंसर भी सुनोगे, जो ब्रेन कैंसर जब हम बोल रहे हैं कि जो ब्रेन कैंसर में क्या होता है, जब सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता ब्रेन में, सीधी सी बात, हाँ नहीं पाया था, तो वहां पर कोश का विभाजन होगा नहीं तो कैंसर भी नहीं होगी। देखो 90% जो होता है 90% वहाँ पर जो न्यूरॉन सेल होती है वहाँ पर कोश का विभाजन नहीं होता, लेकिन जो 10% सेल होती है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर सेंट्रोसोम पाया जाता है। वहाँ पर सेंट्रोसोम क्या पाया जाता है, वहाँ पर सेंट्रोसोम पाया जाता है, सेंट्रोसोम। ठीक है। अब देखते हैं इसका, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब थर्ड पे माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया है। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया एक नाम है सूत्र कणिका। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं सूत्र कणिका, इंग्लिश में बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, इंग्लिश में माइटोकॉन्ड्रिया ही बोलते हैं, और इसको हिंदी में बोलते हैं सूत्र कणिका। इसकी खोज की थी अल्टमैन नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने, हाँ इसकी मैंने डेटे नहीं देखी क्योंकि डेटे एग्जाम में नहीं पूछी जाती, ज्यादा महत्वपूर्ण भी नहीं है डेटा, समझ रहे हो। तो इसकी खोज किसने की थी, अल्टमैन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने, समझो। इसको कहते हैं कोशिका का पावर हाउस, पावर हाउस ऑफ सेल। क्या कहते हैं, ऊर्जा का भंडार गृह या ऊर्जा का
घर किसे कहते हैं, कोशिका के ऊर्जा घर किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। जैसे ये कोशिका है, यहाँ पर इसे चलो गोला ही बना दे रहा हूँ, यहाँ पर एम से दर्शाया है माइटोकॉन्ड्रिया को। इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कोशिका का ऊर्जा गृह, पावर हाउस। समझ रहे हो, ऊर्जा का गृह, पावर हाउस कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि क्रेब्स चक्कर, ये क्रेब्स चक्कर, क्रेब्स नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने की थी इसकी खोज, तो उन्हीं के नाम से रख दिया क्रेब्स चक्कर। जो हमारा जैसे कि जो हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है वो ब्लड को हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन को ले जाता है, ऑक्सीजन को ले जाता है, ऑक्सीजन को ले जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के पास, जो हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन को ले जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के पास, जहाँ पर चलेगा क्रेब्स चक्र। और जैसे ही क्रेब्स चक्र चलता है, जैसे क्रेब्स चक्र चलेगा तो वहाँ पर होता है 38 एटीपी, ऊर्जा जो होती है वो निकलती है 38 एटीपी। जब 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है तो वहाँ पर क्या निकलता है, ग्लूकोज मिलता है। ग्लूकोज क्या होते हैं, ऊर्जा ही होती है, ऊर्जा ही होती है, तो ग्लूकोज निकलता है। तो बस उसीलिए हम क्या कहते हैं, इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को ध्यान रखना, ठीक है। और एक आंतरिक दीवारों की कृष्टि कहते हैं, मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसके अंदर की दीवार होती है, जैसे ये अंदर की दीवारें जो होंगी इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की, उन्हें हम क्या कहते हैं, कृष्टि कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कृष्टि के नाम से जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आंतरिक जो दीवार होती है उन्हें कृष्टि कहते हैं, उन्हें कृष्टि के नाम से जानते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट अपना गोल्जी बॉडी, कैमिलो गोल्जी एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसकी खोज की थी, तो उन्हीं के नाम पर है कैमिलो गोल्जी। अब गोल्जी बॉडी बोले या गोल्जी काय बोले, एक ही है, गोल्जी बॉडी बोले या गोल्जी काय बोले या कैमिलो गोल्जी, समझना, तीनों एक ही है। ये परिवहन का कार्य करता है, मतलब जैसे समझिएगा कि जैसे कि देखिएगा ऊर्जा बहुत, जैसे कि हम अभी आपको बता रहे हैं, अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो हम इसमें सबसे ज्यादा जीव का यूज हो रहा है ना, जीव के भी तो यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम जैसे कोई कार्य कर रहे हैं तो एक ही हाथ का कार्य, एक ही हाथ का यूज हो रहा है, तो बस ये परिवहन का कार्य करता है। ऊर्जा का प्रोटीन किसको चाहिए, कार्बोहाइड्रेट किसको चाहिए, कौन तय करता है, ये गोल्डी बॉडी जो होता है ये ले जाता है वहां पर। जैसे कि इस हाथ को ज्यादा काम, इस हाथ का ज्यादा काम यूज हो रहा है, तो इस हाथ में थकने का काम है, मतलब ये हाथ थकने वाला है, तो क्या होगा, इसको ऊर्जा चाहिए, इस हाथ को, इस हैंड को क्या चाहिए, इस हाथ की जो कोशिका उनको क्या चाहिए, ऊष्मा चाहिए, सॉरी ऊष्मा नहीं, ऊर्जा चाहिए, क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, वो एनर्जी ले जाएगा गोल्जी बॉडी ले जाएगा, भाई एनर्जी परिवहन करके ये क्या करेगा, ये गोल्जी बॉडी जो ले जाएगा, क्या ले जाएगा, ऊर्जा ले जाएगा और उसको देगा। चलो ठीक है। वैसे हम जैसे हम आपको पढ़ा रहे थे जीव का यूज हो रहा है, जो जीव है इसको क्या है, धीमे धीमे इसकी स्पीड कम होती जाएगी, मतलब इसकी ऊर्जा खत्म होगी तो पता चलेगा गोल्जी बॉडी की, भाई गोल्जी बॉडी पता चलेगा, अरे ऊर्जा कम हो रही है, चलो ये ले जाएगा, ये एनर्जी ले जाएगा परिवहन करके, ये क्या करेगा, ये परिवहन का कार्य करता है, वहां पर ये एनर्जी ले जाएगा। चलो ये ले, चलो ठीक है, आप लोग बोलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये गोल्जी बॉडी जो होता है वो क्या करता है, हमारे पूरे शरीर का मेंटेन रखता है कि समान ऊर्जा बनी रहे पूरे शरीर में। ऐसा नहीं होगा कि ऐसा नहीं होगा कि एक ही चीज़ समझने से हमारी कोई भी एक ही चीज़ थक जाए और हमारा पूरा शरीर सही है, हमारे ये हाथ थक चुका है और पूरा शरीर बिल्कुल बॉडी सही है। तो गोल्जी बॉडी जो होता है वो पूरे शरीर पर क्या करता है, परिवहन का कार्य करता है, जो भी चीज़ चाहिए उसको वो दे देता है, ठीक। कौन देता है, गोल्जी बॉडी देता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट है रसदानी, बक्यूल्स, ये केवल जल संग्रह करता है, इसमें जो एक क्या करता है, पानी का जल संग्रह किया जाता है। ये बोकुल अपने जो जंतु के होते हैं वो छोटे होते हैं, जो पादपों होते हैं वो बड़े होते हैं, वो ज्यादा जल का संग्रहण कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो होते हैं रसदानी जो होती है, रसदानी जैसे हम बीच दर्शाया यहाँ पर वोक्यूल्स, इसे क्या बोलते हैं, ये जो करती है जल का संग्रह किया जाता है, इसके अंदर ये क्या करता है, जल संग्रह करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो तारक का है, सेंट्रोसोम, इंग्लिश में बोलते हैं तारक, सेंट्रोसोम हिंदी बोलते तारक का है। इसकी खोज की थी बोवेरिन नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसकी खोज की थी। ये क्या कार्य करते हैं, इसका बहुत मेन रोल है। अगर ये ना होता तो अगर ये तारक का ना होता, मतलब सेंट्रोसोम ना होता हमारी बॉडी में, तो पता है क्या होता, अगर हम कहीं पर हमारे चोट लग जाती और वहाँ पर अगर घाव हो जाता, अगर घाव होने के बाद वो घाव सही नहीं होता, जैसा घाव है वैसा का वैसा गड्ढा हो जाता, जितना औड़ा गड्ढा होता बस उतना ही बना रहता, वो पूर्ति उसकी क्षतिपूर्ति कौन करता है, इस सेंट्रोसोम करता है, कोशिका का विभाजन करता है। रह पर गड्ढा वगैरह तो क्या करता है, वो जल्दी जल्दी क्या करता है, कोशिका विभाजन करता है, जल्दी जल्दी कोशिका विभाजन करेगा, गड्ढा पूर्ति कर देगा, सीधी सी बात जी। तो कोश का विभाजन का कार्य कौन करता है, तारक के कार्य करता है कोश का विभाजन का कार्य। मतलब एक कोशिका कोई होती है जो एक कोशिका अपने से अलग हो जाती है, अपने से मतलब कोशिका अपने से अलग होकर दो कोशिका निर्माण, एक और कोशिका दो कोशिका निर्माण कर देती है। वो पर क्या होता है, जो जगह खाली होती है वो भर जाती है। तो वो क्या करता है, कोश का विभाजन करता है। कौन करता है, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का मुख्य कार्य क्या है, कोशिका का विभाजन करना। इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज बेवोरी नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने की थी। ठीक है, नेक्स्ट ज्यादा लीवर, मतलब ये कोश का जो सबसे ज्यादा तारक का सेंट्रोसोम कहाँ पर, जो जहाँ पे ज्यादा सेंट्रोसोम होगा वहां पर ज्यादा, देखो जहाँ पर ज्यादा सेंट्रोसोम होगा, सीधी सी वजह पर ज्यादा सेंट्रोसोम है वहां पर क्या होगा, ज्यादा कोश का ज्यादा विभाजन होगा, वहां पर कोश का ज्यादा विभाजन करेगी। जहाँ पर सेंट्रोसोम कम होगा वहां पर कम हो, जहाँ पर बिल्कुल ही नहीं होगा वहां पर बिल्कुल नहीं। तो सबसे ज्यादा सेंट्रोसोम जो होता है वो कहाँ पर पाया जाता है, हमारे लीवर में होता है।
क्यों? क्योंकि हमारे लीवर कट फट भी जाती है तो वहाँ पर लीवर का निर्माण जल्दी से तुरंत हो जाता है, रिसाइकल जल्दी रिबल कर देती है अपना, ठीक है। और ना के बराबर मतलब पाई नहीं जाता। न्यूरॉन ब्रेन में जो तंत्र जो तंत्रिका कोशिका होती है ब्रेन में, ब्रेन की तंत्रिका कोशिका में सेंट्रोसोम पाया नहीं जाता। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर क्या होता है, कोश का विभाजन बिल्कुल ही नहीं होता है। समझ, वहाँ पर क्या नहीं होता, कोश का विभाजन नहीं होता। जैसे कि हाँ, जब वहाँ पर कोश का नहीं, लेकिन आपने सुना होगा ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन कैंसर सुनी होगी आपने। और कैंसर भी कोई भी नहीं है, जो कैंसर होती है वो कैंसर क्या होती है, कैंसर बनने के कारण उस जगह, जिस जगह पे कैंसर हो जाती है वहाँ पर क्या होता है, सेंट्रोसोम ज़्यादा हो जाता है। और जैसे ज़्यादा सेंट्रोसोम होता है तो वहाँ पर क्या होता है, कोश का विभाजन जल्दी जल्दी से होने लगता है। और जल्दी जल्दी से जैसे ही सेंट्रोसोम की मात्रा बढ़ जाती है तो कोश का विभाजन भी जल्दी से होगा, और जल्दी से कोश का विभाजन होगा, जल्दी से फैलेगा हमारी बॉडी में। तो बस वैसे ही कैंसर का जो होता है, वैसे ही कैंसर बढ़ती जाती है जल्दी से जल्दी। तो अगर ट्यूमर, ब्रेन कैंसर भी सुनोगे, जो ब्रेन कैंसर, जब आप हम बोल रहे हैं कि जो ब्रेन कैंसर में क्या होता है, जब सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता ब्रेन में, सीधी सी बात, हाँ नहीं पाया था, तो वहाँ पर कोश का विभाजन होगा नहीं, तो कैंसर भी नहीं होगी। देखो 90% जो होता है, 90% वहाँ पर जो न्यूरॉन सेल होती है वहाँ पर कोश का विभाजन नहीं होता, लेकिन जो 10% सेल होती है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर सेंट्रोसोम पाया जाता है। वहाँ पर सेंट्रोसोम क्या पाया जाता है, वहाँ पर सेंट्रोसोम पाया जाता है, सेंट्रोसोम, ठीक है। अब देखते हैं इसका, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं, अब क्या है, अंतःप्रद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है, ये आंतरिक कंकाल। आप समझते हैं आंतरिक कंकाल क्या होता है, आप किस प्रकार, जैसे कि हम समझते हैं वैसे ही, जैसे कि हमारा जो मकान होता है, मकान में जो पिलर बनाए जाते हैं, पिलर, जिससे क्या होता है कि ऊपर से ऐसे कर चिपक ना जाए, बस उसी प्रकार जो कोशिका होती है, हमारी जो सेल होती है वो ऐसे करके चिपक ना जाए, वरना दिक्कत हो जाएगी। क्यों? ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, ये भी जो जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी का चिपक जाएगा, मतलब ऐसे करके तो गड़बड़ हो जाएगी पूरी सेल के अंदर, समझ रहे हो। तो क्या होता है, ये आंतरिक कंकाल की तरह कार्य करता है, किसकी तरह, आंतरिक कंकाल की तरह फोर्स लगाता है, मतलब इसमें जो क्या होता है, एक द्रव होता है, तो वो उसी की तरह एक कार्य करता है। क्या करता है, आंतरिक कंकाल की तरह, मतलब इसकी उसकी कोशिका की जो है सहायता करता है कि आपस में ना चिपके। वो कौन करता है, ये अंतःप्रद्रव्य जालिका, ठीक है, आंतरिक कंकाल। ये भी दो तरह का होता है, कौन सा, एक होता है देखो आंतरिक कंकाल भी होता है, आंतरिक की सहायता भी करते हैं, अंदर से कोशिका की सेल की होती है वो अंदर से सहायता भी करता है, ठीक है। अब देखो स्मूथ ईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो वसा का निर्माण करता है, जो स्मूथ होता है, मतलब ये जो एरिया दिखाई दे रहा हूँ आपको, स्मूथ, स्मूथ मतलब इस एरिया में क्या होता है, इस एरिया जो होता है बिल्कुल एकदम चिकना होता है एरिया, इस एरिया, चिकने एरिया में क्या होता है, फ्यारी का निर्माण होता है, वसा का निर्माण होता है इस एरिया में, ठीक है। इस एरिया में किसका मतलब वसा का निर्माण होता है इस एरिया में। अब नेक्स्ट इसका जो अगला जो एरिया है, जो अगला जो जगह है इसकी अलग नहीं होता, बल्कि ये कि ये अलग इतना हिस्से में जो क्या होता है, छोटे छोटे धब्बे होते हैं, वो होते हैं राइबोसोम की, राइबोसोम होता है, जो इसकी जो बिंदी धब्बे होते हैं वो किसके होते हैं, राइबोसोम के होते हैं। तो मतलब जो इसका दूसरा हिस्सा होता है, इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। दूसरा हिस्सा होता है जिसे बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, राइबोसोम पाया जाता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर राइबोसोम पाया जाता है। और राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम ही प्रोटीन का निर्माण करता है। तो बस इसीलिए इस साइड में जो स्मूथ, सॉरी इस जो रफ होता है, रफ मतलब होता है खुरदरा, जो होता है खुरदरी जो सतह, खुरदरा होता क्यों है, खुरदरा इसी कारण होता है क्योंकि इसमें राइबोसोम जो होती है धब्बे होती है, इसीलिए राइबोसोम होता है। और राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को ही कहते हैं। तो राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम यहाँ पर होने की वजह से क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। तो क्या बोलते हैं, इसको दो भागों में बांटते हैं, अंतःप्रद्रव्य जालिका को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसमें दो भागों में बांटा जाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो भागों में बांटते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ठीक है, अगला देखो राइबोसोम, राइबोसोम की खोज किसने की थी, पैलाडे। राइबोसोम जो है इसकी खोज एक वैज्ञानिक थे, इसका नाम था पैलाडे। कौन थे, पैलाडे, जिन्होंने खोज की थी। इसे यहाँ पर मान चलो राइबोसोम है, इसकी खोज किसने की थी, पैलाडे ने की थी। इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना। इसका कार्य क्या होता है, जो राइबोसोम होता है वो हमारे सेल के अंदर क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। कई सारी चीजें जाती है हमारे सेल के अंदर, कई सारे पदार्थ जाते हैं, उनमें से प्रोटीन निकाल कर हमारे जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन बनाता है। कौन बनाता है प्रोटीन, हमारे बॉडी के अंदर, हमारी सेल के अंदर राइबोसोम ही प्रोटीन बनाता है, ठीक है। कौन बनाता है प्रोटीन, राइबोसोम बनाता है, ठीक। ये भी टू टाइप का ही भी होता है, राइबोसोम भी टू प्रकार का होता है, टू टाइप्स होता है, एक 70S एक 80S, 70S और 80S। 70S होता है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, किसमें, ये होता है छोटा, ये कैसा होता है, ये छोटा होता है। ये 80S ये बड़ा, देखने में बड़ा है, तो ये कैसा होता है, ये भी बड़ा होता है, ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है। ये 70S जो 70S
राइबोसोम है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, जो 80S राइबोसोम है यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। हम अगले चैप्टर में डिफाइन करेंगे क्या होता है यूकैरियोटिक कोशिका, क्या होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, इन दोनों को हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, इतना तक आपको समझ में आ गया होगा, तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है अपना केंद्रक। जो केंद्रक होता है वो क्या करता है, केंद्रक का क्या रोल होता है हमारे, अब देखो केंद्रक न्यूक्लियस, जो केंद्रक होता है उसे बोलते हैं न्यूक्लियस। अब जो न्यूक्लियस है इसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने की थी, रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने की थी केंद्रक की खोज। अब जो केंद्रक की खोज इन्होंने की, इन्होंने कोशिका का दिमाग, जो केंद्रक जो होता है वो कोशिका का दिमाग होता है, केंद्रक कोशिका का दिमाग होता है, और ये जो हैंडल करता है ना, केंद्रक ही कोशिका को हैंडल करता है कि वो एक गोल्जी का क्या करना है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या करना है, ग्लूकोज को क्या करना है, और जो राइबोसोम को क्या करना है, और लाइसोसोम जो भी अभी हमने पढ़ाया था लाइसोसोम को क्या करना है, मतलब इन सभी को क्या करना है ये कौन बताता है, ये सेंटर, मतलब ये सेंट्रोसोम, मतलब जो न्यूक्लियस जो होता है वो ही बताता है इनको क्या करना है क्या नहीं करना है। ये कौन निर्धारित करता है, ये न्यूक्लियस बताता है, केंद्रक ही बताता है, केंद्रक ही क्या करता है इन्हें बताता है। ठीक है, दूसरा है केंद्रक में जो डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाते हैं। केंद्रक जो होता है उसके अंदर डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाते हैं। केंद्रक के अंदर क्या पता है, केंद्रक के अंदर डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्रोमोसोम और प्रोटीन का निर्माण, प्रोटीन निर्माण मतलब इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर 80% प्रोटीन पाई जाती है और इसके अंदर क्रोमोसोम भी पाए जाते हैं। केंद्रक जो होता है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, उसके अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं, हिंदी बोलते हैं गुणसूत्र। ठीक है, तो क्रोमोसोम पाए जाते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं और डीएनए और आरएनए भी इसमें पाया जाता है, और इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, कोशिका का दिमाग, ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है। अब देखो नेक्स्ट है लाइसोसोम, डी डुबे। इसकी खोज किसने की थी, लाइसोसोम की खोज की थी डी डुबे ने। ये क्या कार्य करता है, जो लाइसोसोम होता है ये शरीर को कोशिका, जो हमारी जो कोशिका होती है उसमें जो भी डेड सेल हो जाए, जिस कोशिका के अंदर कोई भी अंग है, जैसे मान लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो था वो डेड हो गया, कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया था, एक कोशिका थी उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मर गया। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया मर गया इसको पचाएगा कौन, इसका पाचन कौन करेगा, इसका पाचन करेगा इसका लाइसोसोम पाचन करेगा। क्यों, इसके अंदर क्या है, इसकी जो कोशिका पाचन करेगा, ये जो होता है लाइसोसोम, इसके अंदर एक अपघटक एंजाइम पाया जाता है। लाइसोसोम के अंदर क्या पाया जाता है, एक अपघटक एंजाइम पाया जाता है, चलो अपघटक एंजाइम पाया जाता है, जिससे क्या करता है, जैसे ही लाइसोसोम उस एंजाइम को छिड़क देता है तो उसका क्या होता है, वो धीमे धीमे क्या हो जाता है, उसका पाचन कर लेता है। ठीक है, तो कौन करता है, लाइसोसोम ही करता है। अगर मान लेते हैं कि लाइसोसोम नहीं होता तो क्या होता, पता क्या होता है, जैसे कि हमारी कई बार देखा गया होगा, जैसे कि अगर अपन देखते हैं कि गेट से अगर उंगली खुलती, गेट वगैरह हो हमारे दब जाए, हथौड़े से दब जाए तो वहाँ पर क्या होता है, काला काला पड़ जाता है, वहाँ पर काला इसीलिए पड़ जाता है कि अगर वहाँ पर लाइसोसोम को भी मार दिया तुमने, क्या कर दिया, वहाँ पर लाइसोसोम की मार दिया। अगर आज की अगर लॉकडाउन चल रहा है पुलिस की लाठी पड़ जाए ना तो वहाँ पर क्या होता है, लाइन सी पड़ जाती है, लाइन से ऊपर काला काला हो जाता है। जैसे काला काला हो जाएगा ना उस जगह पे तो क्या होगा, वहाँ पर साला पूरा कोशिका ही मार देता है, मतलब उस जगह की कोशिका ही मर जाती है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, गोल्जी का है बोले या फिर अपन माइटोकॉन्ड्रिया बोले या फिर राइबोसोम बोले, न्यूक्लियस जो भी है सब कुछ वहाँ पर क्या हो जाएगा, सब कुछ मर जाएगा। ठीक है, वहाँ पर लाइसोसोम भी नहीं रहेगा। तो क्या करते हैं, वहाँ पर अपन गर्म पानी छिड़कते हैं, क्या करते हैं, गर्म पानी। जैसे गर्म पानी छिड़कते हैं, जैसे क्या करते हैं, जैसे गर्म पानी छिड़केंगे तो क्या होता है, जो पड़ोसी कोशिकाएं होती है वो देखती है, पड़ोस का जो कोशिकाएं होती है उसका लाइसोसोम जो होता है वो दिखता है। वही गर्म पानी क्या हो रहा है भाई, क्यों छिड़क रहे गर्म पानी, गर्म पानी क्यों छिड़क रहे हैं, पता चलता है कि भाई मारा है इसीलिए यहाँ पर वो जो हो जाएगा वो लाइन जैसी बन गई है, वो खाली बन गई है, वहाँ पर क्या लाइसोसोम भी हट गया है, वहाँ पर लाइसोसोम ही नहीं है, वहाँ पर जो लाशा पड़ी है उसमें कौन हटाएगा, क्या होगा वहाँ पर, तो जो दूसरी कोशिका का लाइसोसोम होता है उसे अच्छा नहीं लगता, वो क्या करता है, वो जाता है, वो देखता है तो वो भी क्या करता है, वो भी छिड़क देता है। उससे क्या होता है, जो कुछ दिनों बाद वो सही हो जाता है। उसी प्रकार क्या होता है, लाइसोसोम का बहुत ही कार्य है। अब देखो आरबीसी में राइबोसोम पाया जाता है, आरबीसी में राइबोसोम नहीं होता है, आरबीसी होती है, आरबीसी में राइबोसोम नहीं पाया जाता। जब आरबीसी में राइबोसोम नहीं पाया जाएगा तो कहाँ पर जाएगा, ये राइबोसोम जो होता है आरबीसी में नहीं पाया जाता है। ये जो राइबोसोम है ये स्प्लीन पिलिया, ये जो तिल्ली होती है मेरी साइड में तिल्ली होती है, वहाँ पर ये चला जाता है। कौन, जो जैसे कि इसका 120 दिन का कार्यकाल होता है, आरबीसी का 120 दिन का कार्यकाल होता है। ये अगर ये पर मर जाती है इसके बाद यहाँ पर कहाँ जाएगी, यहाँ पर जाती है स्प्लीन में जाती है, कहाँ पर चली जाती है, स्प्लीन में जाती है। ठीक है, इसका कब्रिस्तान कहते हैं। तो आरबीसी का कब्रिस्तान कहाँ निकला था, आरबीसी का कब्रिस्तान जो है स्प्लीन या पिलिया या तिल्ली को कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है इसको सुसाइड बैग भी कहा जाता है, राइबोसोम की सुसाइड बैग आत्महत्या की थैली कहा जाता है। जैसे कि मान लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया भी माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं क्या कर रहा, हम नहीं काम कर रहा है भाई, गोल्जी बॉडी काम नहीं कर रही, राइबोसोम लाइसोसोम तो कुछ भी काम नहीं कर रहा, बोला कि हम कुछ नहीं कर रहा है, जब ठीक है हम
मतलब कुछ काम नहीं कर रहा है, तो क्या करता है लाइसोसोम, क्या करता है लाइसोसोम खुद को फाड़ लेता है। क्या करता है, खुद को फाड़ लेता है। जैसे जो उसके अंदर जो एसिड भरा होता है वो पूरी कोशिका के अंदर फैल जाता है और ये साले सब के सब नष्ट हो जाते हैं, ये साले सब के सब क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। मतलब जैसे इसीलिए क्या कहते हैं इसे सुसाइड बैग, कोशिका क्या कहते हैं, सुसाइड बैग, आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं, लाइसोसोम को इसी कारण कहा जाता है। ठीक है, ये खुद को जैसे ही नष्ट कर देता है, खुद को जैसे ही फाड़ देता है, तो इसके अंदर जो भी एसिड होता है वो बाहर निकल जाता है। जैसे बाहर निकलता है एसिड तो क्या होता है, जो भी इसके अंदर जो ऑर्गन्स है, जो भी इसके कोशिका के ऑर्गन्स, वो सभी क्या करते हैं, वो सभी मर जाते हैं। तो बस इसी कारण कहते हैं आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग कहते हैं लाइसोसोम को। तो कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। सुसाइड बैग किसे कहते हैं, कोशिका का सुसाइड बैग लाइसोसोम को कहा जाता है। इसकी खोज डी डुबे ने की थी। ठीक है, और आरबीसी होती है, उसका जो आरबीसी होती है उसका भी, क्योंकि उसमें लाइसोसोम पाया ही नहीं जाता। जब उसमें लाइसोसोम नहीं होगा, उसका कार्यकाल 120 दिन का होता है। जब मर कहाँ जाएगी आरबीसी, आरबीसी यानी स्प्लीन या तिल्ली में चली जाती है। ठीक है, इस तीनों एक ही नाम है, एक ही चीज है। ठीक है, स्प्लीन, पिलिया, तिल्ली बोलें। ठीक है, अब नेक्स्ट है जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, एक मूलभूत जीवन की मूलभूत आधार है ये, समझना। अगर हमारे इसमें 80% पानी होता है, जो जीव द्रव्य होता है प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म के अंदर 80% पानी होता है। अगर इसमें थोड़ी कमी होती है, 1-1.5%, 1-2% की कमी होती है तो व्यक्ति ठीक है। अगर इसमें 10% की कमी हो जाती है तो व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। ठीक है, ये रंगीन होता है, जो प्रोटोप्लाज्म होता है ये रंगीन होता है, ये गाढ़ा पदार्थ होता है। कैसा होता है, रंगहीन होता है, मतलब ये कलरलेस होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता, सिर्फ वाटर की तरह, पानी की तरह होता है। इसमें 80% जल पाया जाता है। ये भी दो प्रकार का होता है, कोश का द्रव्य और केंद्र का द्रव्य। ये कोश का द्रव्य और केंद्र का द्रव्य, मतलब आप समझ रहे होंगे। देखो, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस प्लाज्म, मतलब कोश का द्रव्य। अगर ये कोश सेंटर के ऊपर है, मतलब कोशिका के बाहर है, किसके, जब यहाँ पर भरा है तो क्या हो जाएगा, कोश का द्रव्य। यहाँ पर है ये, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कोश का द्रव्य है यहाँ पर। और इसके अंदर है तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर है कोश से, मतलब केंद्र के अंदर है तो न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या हो जाएगा, केंद्र के अंदर है तो न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे, केंद्र के बाहर है मतलब तो कोशिका के बाहर है तो साइटोप्लाज्म बोलेंगे। समझ रहे हैं ना। तो ये दो तरह का होता है, एक कोश का द्रव्य और केंद्र का द्रव्य। ठीक है, दो तरह का होता है। तो समझ गए होंगे आप, न्यूक्लियस जो होता है वो मेन होता है, ये कोशिका का दिमाग होता है, इस ये चीज़ें को हैंडल करता है, जितने भी ऑर्गन्स हैं सभी की हैंडल करता है। ये बोलता है ओए, लाइसोसोम भी बोलता है, लाइसोसोम ओए न्यूक्लियस दादा कुछ हो रहा, अगर ये राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी ये कुछ काम ना करे तो मुझे बता देना। तो इस लाइसोसोम जो होता है उससे डरते हैं साले, सबके सब डरते हैं। समझ रहे हैं ना, सबके सब डरते हैं। ठीक है दोस्तों, और आज की जो क्लास थी अपनी कंप्लीट होती है। और आज हमने जो भी कुछ था वो भी जो अपनी सेल में पढ़ा, और जो भी कुछ बचा है वो अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे। जैसे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, डीएनए, जैसे कि यहाँ पर भी डीएनए आरएनए अलग से चैप्टर, डीएनए आरएनए अपन अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक एंड करते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करके बताएं। और अगले हम किस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए तो चलती रहेगी। अगर आपको और किसी अलग टॉपिक पर चाहिए, किस पर वीडियो बनाए तो आप हमें बताइए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।